हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी का, जिसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है या रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है ना। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। नहीं, रेस्पिरेशन को कौन कौन से ऐसे पार्ट है हमारे बॉडी के जो कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर इसको दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। रेस्पिरेशन को दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट है नर्वस कंट्रोल। फर्स्ट कौन सा है? नर्वस कंट्रोल। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां से इसका कंट्रोल होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नर्वस कंट्रोल। देन सेकंड हमारा होगा केमिकल कंट्रोल, यानी कि बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज होंगे या केमिकल के थ्रू रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं केमिकल कंट्रोल। तो रेस्पिरेशन को नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दो मेथड या दो कंट्रोल के द्वारा हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले नर्वस कंट्रोल की। ये जो नर्वस कंट्रोल है वो 3 रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल होते हैं ना। 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होते हैं। 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। नर्वस कंट्रोल के अंदर 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? रिदमिसिटी। क्या बोलेंगे? रिदमिसिटी। जो वो तीनों कंट्रोल करने वाले सेंटर है उसको हम रिदमिसिटी कहते हैं। अब फर्स्ट कौन सा है? इंस्पायरेटरी सेंटर। देन सेकंड होगा एक्सपायरेटरी सेंटर। और फ्रेंड्स, थर्ड होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। इन तीनों सेंटर्स को हम रिदमिसिटी बोलेंगे, जो हमारे नर्वस कंट्रोल के अंदर आते हैं। इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ये जो इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं, और जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो तीनों रिदमिसिटी है हमारी नर्वस कंट्रोल की, उसमें से इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन जो हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब फ्रेंड्स, हमने बात की केमिकल सेंटर भी प्रेजेंट है, तो ये कीमो सेंसिटिव बॉडी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। कीमो सेंसिटिव बॉडीज, जिसमें 2 बॉडीज ऐसी आती है जो इसको कंट्रोल करती है, उसको क्या बोलते हैं? कीमो सेंसिटिव बॉडी। फर्स्ट कौन सी होगी? कैरोटिड बॉडीज या बॉडी, कैरोटिड बॉडी। सेकंड होगी आयोटिक बॉडी, ठीक है। केमिकल के अंदर 2 सेंटर होंगे जिसको हम कीमो सेंसिटिव बॉडीज बोलते हैं। फर्स्ट कैरोटिड बॉडी और सेकंड एयोटिक बॉडी। और नर्वस कंट्रोल के अंदर 3 सेंटर होते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल के, जिसको हम रिदमिसिटी कहते हैं। फर्स्ट इंस्पायरेटरी सेंटर, देन सेकंड एक्सपायरेटरी सेंटर, थर्ड होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो पोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहला हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं।
पहला हमारा है इंस्पायरेटरी सेंटर। कौन सा सेंटर? इंस्पायरेटरी सेंटर, वो भी नर्वस कंट्रोल का। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये मेंडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं, प्रेजेंस होती है इसकी। देन इसमें रेस्पिरेटरी एरिया दो होते हैं, ये दो तरीके से वर्क करता है, यानी कि इसके अंदर दो एरियाज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्टिव एरिया, ठीक है, एक कौन सा है? एक्टिव। नेक्स्ट होता है इनएक्टिव एरिया, यानी कि इनएक्टिव एरिया होगा और एक एक्टिव एरिया होगा। और फ्रेंड्स ये दोनों रेस्पिरेटरी एरियाज है जो इंस्पायरेटरी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड जो हमारा एक्टिव एरिया है वो 2 मिनट के लिए वर्क करता है, 2 सेकेंड। कितनी देर काम करेगा? 2 सेकेंड। और जो इनएक्टिव एरिया है वो 3 सेकेंड के लिए वर्क करता है। एक्टिव एरिया है वो 2 सेकेंड के लिए, इनएक्टिव एरिया वो 3 सेकेंड के लिए। अब जैसे ये 2 सेकेंड के लिए एक्टिवेट होगा या जब 2 सेकेंड के लिए काम करेगा तो क्या होगा? डायफ्राम, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था उसके अंदर हमने डायफ्राम और एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों की एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ा था। वही चीज यहाँ पे होगी, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगी? एक्टिविटी करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। जो हमारा डायफ्राम है उसके अंदर और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा फ्रेंड्स। किस में होगा? जो हमारा एक्टिव एरिया है उसके अंदर। कितने टाइम के लिए होगा? 2 सेकेंड के लिए। फिर जैसे ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर, तो हमारा क्या होगा? इनहेलेशन प्रोसेस। क्या होगा? इनहेलेशन प्रोसेस। और वो भी कौन सा? नॉर्मल, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी के अंदर, वो सब हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर पढ़ रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले वो प्रीवियस क्लासेस को देखें, देन वापस से ये वाली क्लास को ज्वाइन करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होगी, उनका एक्टिविटी होगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उससे क्या होगा? हमारा नॉर्मल एक्सहेलेशन इनहेलेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। देन फ्रेंड अब हम बात करेंगे जो हमारा इनएक्टिव एरिया है वो 3 सेकंड के लिए काम करता है या 3 सेकंड के लिए वर्क करेगा। तब क्या होगा? जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी इनएक्टिव एरिया के अंदर क्या हो जाएगी? ये मसल्स वापस रिलैक्स्ड, विच इज फॉलोड बाय रिलैक्स। कैसे होती है? क्योंकि हमारी इलास्टिक रिकॉइल होती है जो लंग्स की और चेस्ट वॉल की, वो वापस रिकॉइल होने लग जाती है। इलास्टिक रिकॉइल ऑफ चेस्ट वॉल एंड लंग्स, ठीक है। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो रिलैक्स हो गई, इसी के साथ जो हमारा रिकॉइल होगा वापस, इलास्टिक रिकॉइल होगा चेस्ट वॉल का और लंग्स का, वापस क्या? रिलैक्सेशन हो जाएगा। लंग्स भी वापस रिलैक्स हो जाएंगे और हमारी चेस्ट वॉल भी वापस, जो प्रेशर बढ़ा, नेगेटिव प्रेशर बढ़ा था वो वापस कम हो जाएगा, तो चेस्ट वॉल भी रिलैक्स होगी और हमारे लंग्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डायफ्राम है वापस अपने डोम शेप के अंदर आ जाएगा। तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सहेलेशन, क्योंकि जितनी भी एयर हमने अंदर इंस्पायर की थी वो वापस
एक्सेल भी करेंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? नॉर्मल एक्सेलेशन प्रोसेस। ये बात की हमने फ्रेंड्स दोनों इंस्पायरेटरी और इंस्पायरेटरी के अंदर एक्टिव और इनएक्टिव एरिया की, जिसमें एक्टिव एरिया वो 2 सेकंड के लिए काम करता है और इनएक्टिव 3 सेकंड के लिए काम करता है। और इसमें डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी जिससे इनहेलेशन होगा, और इनएक्टिव के अंदर 3 सेकंड के लिए वर्क करेगा जिसमें डायफ्राम और इंटरनल एक्सटर्नल्स और इंटरकोस्टल जो मसल है वो रिलैक्स होगी जिससे वापस चेस्ट वॉल और लंग का रिकॉइल होगा और नॉर्मल एक्सेलेशन होगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेकंड एक्सपायरेटरी सेंटर। एक्सपायरेटरी सेंटर। अब फ्रेंड्स इंस्पायरेटरी सेंटर या इंस्पायरेशन जब कंप्लीट होगा तभी तो हमारा एक्सपिरेशन नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर जो है उसको एक्टिवेट कौन करेगा? इंस्पायरेटरी सेंटर या इंस्पायरेटरी एरिया, एक्टिव एक्सपायरेटरी सेंटर। यानी जब इंस्पिरेशन कंप्लीट होगा तभी तो एक्सपायरेशन होगा। इसी तरीके से हमारा इंस्पायरेटरी एरिया एक्टिव और इनएक्टिव दोनों कंडीशंस हो जाएगी तब हमारा नहीं, जब इंस्पायरेटरी एरिया का एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये एक्सपायरेटरी सेंटर वर्क करेगा। अब जैसे एक्सपायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? इंटरनल कोस्टल मसल्स, कौन सी? इंटरनल जो कोस्टल मसल्स है वो, एंड एब्डोमिनल वॉल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम था। इस एक्सपायरेटरी सेंटर के अंदर क्या होगा? जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो और एब्डोमेन वॉल है वो, और एब्डोमेन वॉल एंड मसल्स क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी जिससे क्या होगा? फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन या फोर्सफुल एक्सेलेशन। नॉर्मल नहीं, कौन सा? फोर्सफुल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन और इनहेलेशन तो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर के अंदर हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक्सपायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल वॉल की मसल्स है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जिससे हमारा फोर्सफुल एक्सेलेशन होगा वो स्टार्ट होगा। और ये कब काम करेगा? एक्सपायरेटरी सेंटर वर्क ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही है तो हम समझ जाएंगे या हमको पता होना चाहिए तब हमारा एक्सपायरेटरी सेंटर है वो वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये था एक्सपायरेटरी सेंटर। देन हम थर्ड बात करेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर या एरिया जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? बात कर रहे हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हमारे पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कब वर्क करेगा? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग होगी वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम पे कौन सी रेस्पिरेशन होगी? न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क करेगा। और नेक्स्ट कब ये होगा? ये क्या करता है? हमारी जो एकदम हैवी एक्सरसाइज या बॉडी एकदम हैवी वर्कआउट कर देती है उस टाइम पे हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्रीदिंग को वो कंट्रोल करने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा कौन सा सेंटर? नर्वस कंट्रोल पढ़ा था हमने। इसमें तीनों इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की हमने बात की। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे या सेकंड जो हमारा कंट्रोल है उसकी बात करते हैं। सेकंड कंट्रोल कौन सा था? केमिकल कंट्रोल। कौन सा था? केमिकल कंट्रोल। इसके अंदर कौन से थे? कैरोटिड
बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज और आयोटिक बॉडी। और इन दोनों को क्या बोलते थे? कीमोसेंसिटिव बॉडी। कीमोसेंसिटिव बॉडी। कौन से एरिया है यहाँ पे, या कौन सी बॉडी है, एरिया नहीं बोलेंगे, कौन सी बॉडी है? कैरोटिड बॉडी और एयोटिक बॉडी। अब कैरोटिड साइनस के वहां प्रेजेंट होती है कैरोटिड बॉडी एट द बेस ऑफ कैरोटिड साइनस। जो कैरोटिड साइनस होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे कैरोटिड बॉडीज, और जो हमारे आयोटिक बॉडी है वो एट द बेस ऑफ आयोटा, जो हमारी आयोटा होती है वहां पर प्रेजेंट होती है एरोटिक बॉडी। ये इन दोनों की लोकेशन है। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तो स्टिमुलेशन होगा किसका? स्टिमुलेशन होगा इन बॉडीज का, जिसमें क्या होगा? एक्सपायरेटरी मसल्स स्टिमुलेट होगी। ठीक है, यानी कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारी ये बॉडी है उनका स्टिमुलेशन होगा, और ये क्या करेगी? जो एक्सपायरेटरी मसल्स है उनको स्टिमुलेशन करेगी, और हमारा जो एक्सपिरेशन सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा? जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता इंक्रीज होगा अगर, तो ये हमारे कीमोसेंसिटिव जो रिसेप्टर कीमोसेंसिटिव बॉडीज हैं, जो हमारी कीमोसेंसिटिव बॉडीज है वो लेस सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, यानी कि अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो हमारे कीमोसेंसिटिव जो भी बॉडीज है, कैरोटिड बॉडी, एरोटिक बॉडी, वो हमारी लेस सेंसिटिव होती है, या फिर इससे हमारे को जो बॉडीज हैं दोनों उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारी एयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी को स्टिमुलेट करती है। देन स्टिमुलेशन होने से ये हमारे जो एक्सपायरेटरी मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। एक्सपायरेटरी मसल्स में कौन सी आएगी? इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल वॉल या एब्डोमिनल मसल्स, वो उनको स्टिमुलेशन बनेगा। डायफ्राम और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स का भी इसमें रोल होगा, रिकॉइल होगा लंग्स का और चेस्ट वॉल का। इस तरीके से हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉडीज वर्क करती है, और जो ऑक्सीजन इंक्रीज होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो कीमो सेंसिटिव जो हमारी ये दोनों बॉडीज है वो लेस सेंसिटिव होती है, या फिर इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फ्रेंड्स हम एक बार वापस इसका रिवीजन कर देते हैं कंप्लीट पूरा टॉपिक। सबसे पहले हमने बात की कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में क्या होता है? 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल एरिया या सेंटर होते हैं जो वर्क करते हैं, उसको हम रिदमिसिटी बोलते हैं। जो उसमें इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं वो पोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हमने बात की केमिकल कंट्रोल। जो केमिकल कंट्रोल होता है वो कीमोसेंसिटिव बॉडीज होती है, इसमें आयोटिक और कैरोटिड बॉडीज होती है। नेक्स्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था इंस्पायरेटरी सेंटर, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 2 एरिया होते हैं, एक तो एक्टिव एरिया और दूसरा इनएक्टिव एरिया। जो एक्टिव एरिया होता है वो 2 सेकेंड के लिए वर्क करता है, और जैसे 2 सेकेंड के लिए एक्टिवेट होगा तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होगी, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, तो हमारा नॉर्मल इनहेलेशन
प्रोसेस होगा। देन जब इनएक्टिवेट एरिया है वो अगर एक्टिव होगा तो क्या वो 3 सेकेंड के लिए वर्क करेगा, जिसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स है हमारी वो वापस से रिकॉइल होगी, और जो चेस्ट वॉल है वो और लंग है वो भी वापस से इनकी रिकॉइल होगी, जिससे हमारा नॉर्मल एक्सेलेशन कंप्लीट होगा। देन फ्रेंड हमने बात की एक्सपायरेटरी सेंटर। वो जो एक्सपायरेटरी सेंटर है वो जब तक इंस्पायरेटरी सेंटर वर्क नहीं करेगा या जब तक इंस्पायरेटरी सेंटर कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्सपायरेटरी बीच में एक्टिवेट नहीं हो सकता है। तो जो इंस्पायरेटरी एरिया एक्टिव हुआ है वो एक्टिवेट करेगा एक्सपायरेटरी सेंटर को। तो जब एक्सपायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल वॉल या चेस्ट वॉल जो है और एब्डोमिनल वॉल वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। देन क्या होगा, हमारा फोर्सफुल इनहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन होगा, जो वर्कआउट ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। मतलब ये कब वर्क करेगा या कब काम करता है, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं या ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हैवी नहीं सॉरी फोर्सफुल ब्रीदिंग जब होती है तब। एक्सरसाइज के टाइम पे तो कौन सा न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क करेगा जो पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देन हमने बात की केमिकल कंट्रोल की। इसमें इसको क्या बोलते हैं, कीमोसेंसिटिव बॉडीज बोलते हैं। किसको, कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी को क्या बोलते हैं, कीमोसेंसिटिव बॉडी। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा कैरोटिड बॉडीज है वो कैरोटिड साइनस होते हैं वहाँ उसके बेस में प्रेजेंट होते हैं। देन अयोटा के बेस में अयोटिक बॉडीज प्रेजेंट होती है। अब जैसे हमारे रेस्पिरेशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो हमारा जो ये दोनों बॉडीज है वो स्टिमुलेट होगी और एक्सपायरेटरी मसल्स को स्टिमुलेशन देगी। और जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो कीमोसेंसिटिव जो बॉडीज है वो हमारी इतनी एक्टिवेट नहीं होती है उसके प्रति, या फिर लेस सेंसिटिव होती है, जिससे इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि मुझे और ज़्यादा होप मिले और मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो आपके लिए बना पाऊँ।